Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th and 16th of April 2022. तो 15 और 16 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही जिनको लगता है कि उनका 2022 के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं है या इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर नहीं है, तो हमारी रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स 50 के करीब लेक्चर्स हैं। अगर आप 2 लेक्चर, 2.5 लेक्चर, 3 लेक्चर भी डेली देखें तो आप देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं सीरीज़ अभी भी। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन वॉच द वीडियोज़। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है राइट टू रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि राइट टू रिजर्वेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, दर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग passes between India and China from east to west। आपको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है इन पासेस को। फर्स्ट इज नाथुला पास, सेकंड इज बमला पास, थर्ड इज शिपकीला पास एंड फोर्थ इज लिपुलेख पास। तो आपको इसको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे है 4 3 1 2, 3 4 1 2, 2 1 4 3 या 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज। तो क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द डिसीज प्राइमरीली अफेक्ट्स ह्यूमंस एंड मंकीज। सेकंड है देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द डिसीज। थर्ड इज अ वैक्सीन इज देयर फॉर द डिसीज एंड इट इज यूज्ड इन इंडिया। आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 2 एंड 3। एक एक करके अपन आंसर देखेंगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या क्या आंसर है। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, लेकिन एक चीज़ और, आप अटेम्प्ट कर ज़रूर करना और मुझे बताना है कि आपने कितने सही किए। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि राइट टू रिजर्वेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 16, ये स्टेटमेंट गलत है। लिख लो आप लोग एक चीज़, इसमें से मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि अभी एक केस हुआ था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें क्लियर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन, दैट इज द थिंग विच वॉज क्लियर कट देयर। दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंडर आर्टिकल 15 अगर आप देखें तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली देयर विच डू नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इन पासेस को अरेंज करना है फ्रॉम आपको ईस्ट टू वेस्ट, तो एक एक करके अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहला पास यहाँ पे देखो जो होगा, जैसे बमला पास अगर आप देखें, बमला पास आप देखें तो ये पास होता है आपका तिब्बत के कोना कंट्री और इंडिया के तवांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के आसपास ये पास है, ठीक है ना, बमला पास। जैसे बमला पास तो बहुत उधर हो गया, तो बमला पास अपना हो गया। फिर आपका नाथुला पास आता है, नाथुला पास उसके बाद आता है, इधर आता है नाथुला पास। जैसे ये वाला आपका बमला है, दिस इज बमला पास, एक एक करके बता रहा हूँ ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा फिर आपका आता है नाथुला पास। नाथुला पास ये मानसरोवर की यात्रा के लिए जब निकलते हैं ना तो ये नाथुला पास का यूज़ करते हैं। इट्स द पास बिटवीन चाइनाज याडोंग कंट्री इन तिब्बत एंड इंडिया सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो इंडिया का जो सिक्किम वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे, तो ये आता है आपका इंडिया के अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में बमला पास। फिर आपका आता है इधर नाथुला पास। फिर आपका लिपुलेख पास आता है, देन योर लिपुलेख पास विल बी देयर। तो लिपुलेख पास बेसिकली आपका उत्तराखंड स्टेट और तिब्बत रीजन जो है वहाँ पे ट्राई जंक्शन में पड़ता है, नेपाल, चाइना और इधर इंडिया की तरफ से उत्तराखंड रहता है वहाँ पे। उसके बाद शिपकीला पास, ठीक है ना, तो शिपकीला पास इज देयर। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी मतलब कि आपका 2143 विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अब इसके तो देखो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है, ये क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज जो होता है, अच्छा ये तो आपको पता है ना कि क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज प्राइमरीली कर्नाटका में पाया गया था, याद रखिएगा। क्यासानूर फॉरेस्ट जो है ना वो कर्नाटका के फॉरेस्ट है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि क्यासानूर फॉरेस्ट जो है वो कहाँ के फॉरेस्ट है, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के पास के फॉरेस्ट है।
और प्राइमरली ह्यूमंस और मंकीज़ को इफेक्ट करता है, ह्यूमंस और मंकीज़ को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स में चिल्स, हेडेक, बॉडी एक हो गया, हाई फीवर फॉर एटलीस्ट 12 डेज, ये सारा चीज़ हो गया इसका। और फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। और एक वैक्सीन ज़रूर है जिसको फॉर्मलिन इनएक्टिवेटेड KFDV वैक्सीन बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, फॉर्मलिन इनएक्टिवेटेड KFDV, यानी कि कैसोनूर फॉरेस्ट डिसीज़ वैक्सीन। तो फॉर्मलिन इनएक्टिवेटेड कैसोनूर फॉरेस्ट डिसीज़ वैक्सीन, इसको ये एग्जिस्ट करती है। इसको एंडेमिक एरियाज़ ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ पे ये एंडेमिक है, कर्नाटका कुछ रीजन्स, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंडेमिक रीजन्स ऑफ इंडिया में वहाँ पे इसको यूज़ भी किया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। मूव करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अलाउइंग डुअल डिग्री कोर्स बाय यूजीसी। अभी यूजीसी ने, आपको याद होगा कि ये डिक्लेयर किया कि अब 2 डिग्री आप एक साथ परस्यू कर सकते हैं, है ना, एक्सेप्ट फॉर PhDs आप 2 डिग्री आप एक साथ परस्यू कर सकते हैं। तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इम्प्लीकेशंस जब आपसे पूछा जाए ना और ये डिस्कस लिख दिया जाए, तो मतलब आपको पॉजिटिव्स निगेटिव्स दोनों ही उसके डिस्कस करने हैं, दोनों ही आप बताएं उसके कि भैया ये पॉजिटिव्स हैं, ये निगेटिव्स हैं, उसके बाद आप उसको ओवरऑल डिस्कस करें, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर करिएगा। अब मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। अब मूव करते देखो न्यूज़ एनालिसिस से। पहली जो न्यूज़ है, चाइना रिड्यूसेस रिजर्व नॉर्म्स फॉर बैंक्स एज इकोनॉमी स्लोज। तो अब आप सबको पता होगा कि जैसे इंडिया में होता है ना, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व्स बढ़ा देते हैं, मतलब रिजर्व रेट्स को बढ़ा देते हैं, CRR को इंक्रीज़ कर देते हैं, SLR को इंक्रीज़ कर देते हैं। पर ये कौन सा केस है? ये केस वो है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो। इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब कि आपका महंगाई ज़्यादा है। लेकिन सपोज करो आपको ग्रोथ बढ़ानी है। अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है, सपोज करो यू वांट टू इंक्रीज द ग्रोथ, देन आपको लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना पड़ेगा, कैश की अमाउंट जो बाहर मार्केट में वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना, होल्डिंग अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि इन रिजर्व्स को कम करेंगे। रिजर्व जैसे ही कम हो, जैसे मान लो CRR कम हो जाता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाता है, मतलब बैंक अब और ज़्यादा लोन दे सकते हैं। SLR अगर कम होगा तो बैंक्स और ज़्यादा लोन दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप इस तरीके से रिजर्व्स को डिक्रीज करते हो, तो आप चाहते क्या हो? आप ये चाहते हो कि बाहर अमाउंट ज़्यादा लोगों के हाथ में रहे ताकि ग्रोथ इंक्रीज हो। तो यहाँ पे चाइना ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि देयर वाज साइंस ऑफ स्लो डाउन, देयर वाज साइंस ऑफ रिसेशन। इसी कारण से ग्लोबल सप्लाई चेन भी वीक हो गई थी, तो चाइना के ऊपर भी स्पिल ओवर इफेक्ट उसका देखने को मिल रहा था, है ना। तो बाई देखो, इन्फ्लेशन से लड़ने का तो तरीका दोनों कंट्री में सेम होगा, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, तरीका सेम होगा। तो फॉर दैट रीजन दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग द रिजर्व नॉर्म। तो क्या वहाँ ही चाइना ने यही कहा है कि चाइना सेड दैट द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स दैन द बैंक विल होल्ड विल डिक्रीज, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग सच अ थिंग दिस ईयर। और reason being the growth rate is decreasing, signs of recession are increasing and also that is the reason why they are taking such a step। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ देखें तो नेवी एक्सेलरेट्स इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स, फोकस ऑन वेपन्स एंड एविएशन आइटम्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें नेवी ने अपने यहाँ का जो जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है नेवी का, उसको इंडिजनाइज करने की कोशिश की है। अब सबसे पहले आपको बता दो कि 2014 में, यानी कि 2014 में द नेवल फोर्सेस दे प्रोमलगेटेड द इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान जो था वो आया था, इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान। और ये प्लान था 2015 से 2030 के बीच का, यानी 2015 से लेकर के 2030 के बीच तक का। ये याद रखेगा, इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान। तो ये बेसिकली क्या करेगा आपका 2015 से 30 के बीच में, ये इनेबल करता इंडिजिनस डेवलपमेंट। तो ये लिखते जाना, इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान 2015 से 2030 के बीच का है, फॉर इनेबलिंग इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स, है ना। तो जितने भी इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स हैं उनको इंडिजनाइज करने की एफर्ट्स है, ठीक है ना। स्पेशली जो एविएशन रिलेटेड आइटम्स हैं उनको। अब गवर्नमेंट जो पुश दे रही है वो क्या दे रही है कि जो इंपोर्ट्स हैं, डिफेंस इंपोर्ट्स हैं, उसको डिक्रीज़ करना है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कुल मिलाकर के डिफेंस के जो इंपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं। वो डिक्रीज़ होंगे तो क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज़ पे वो डिक्रीज़ होगा। और एक तो ये से ये भी होता है ना कि हमारी जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी। जब हम इंडिजिनसली डेवलप करने लगेंगे तो हमारी पावर, हमारा मेंटेनेंस ज़्यादा इंप्रूव होगा। अभी हमको मेंटेनेंस पे रशिया पे डिपेंड होना पड़ता है, किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है। तो दैट इज़ द थिंग। तो हमारी डिपेंडेंसी, जो मिलिट्री डिपेंडेंसी है या डिफेंस डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, वो डिक्रीज़ होगी। एंड
यूक्रेन रशिया वॉर के बाद ये और ज़्यादा चीज़ देखने को मिल रही है कि जितना ज़्यादा आप अपने पास डेवलप करके रखो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा अभी एग्जिस्टिंग एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम बोलते हैं नेवल एविएशन इंडिजनाइजेशन रोड मैप, नायर। इसको याद रखिएगा, नायर, NAIR, नेवल एविएशन इंडिजनाइजेशन रोड मैप, नेवल एविएशन इंडिजनाइजेशन रोड मैप। ये 2019 टू 2022 के अंतर्गत है। इसका रिवीजन चल रहा है, दिस इज अंडर रिवीजन, ठीक है ना। नेवल एविएशन इंडियनाइजेशन रोड मैप, इसका रिवीजन चल रहा है। एंड इसमें बेसिकली वही है कि जितने भी फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनके मैंडेटरी स्पेयर्स और जो हाई कॉस्ट रिपेयर्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका पूरा इंडिजिनस डेवलपमेंट हो, उनको पूरा डेवलप किया जाए इंडिया में, ठीक है ना। एंड रिवाइज जो नेवल एविएशन इंडिजनाइजेशन रोड मैप है वो 2022 से 2027 के लिए बनेगा, ठीक है ना। तो इट विल बी फॉर 2022 टू 2027। तो ये भी याद रखेगा, नेवल एविएशन इंडिजनाइजेशन रोड मैप। इसके अलावा हमारे इंडिया में और क्या इंडिजनाइजेशन के लिए किया जा रहा है, तो इन हाउस इंडिजनाइजेशन कमिटीज़ डेवलप की गई हैं। इन हाउस इंडिजनाइजेशन कमिटीज़ हैव बीन डेवलप्ड, जो कि वही देखते हैं कि नेवल एयरक्राफ्ट या ये सब चीज़ें हैं इनको कैसे इंडिजनाइज किया जाए, है ना। इसके अलावा नेवल लाइजियन सेल्स NLCs को लोकेट किया गया है अलग अलग जगहों पे, और वहाँ पे उनको नॉमिनेट किया गया है एज इंडिजनाइजेशन सेल्स, ठीक है ना। तो नेवल लाइजियन सेल्स बनाए गए हैं और अलग अलग जगहों पे, और वहाँ पर उसको डेजिग्नेट किया गया है एज इंडिजनाइजेशन सेल्स, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडिजिनस, वो तो विक्रांत, आपको पता ही होगा। तो INS विक्रांत याद रखिएगा, इट इज़ द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये भी आप याद रखेगा। इसके अलावा नेवल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन याद रखेगा, ये लॉन्च की गई थी 2020 अगस्त 2020 में, 2020 में नेवल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो नाम लिख लो, NIIO, नेवल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो कब डेवलप की गई थी, अगस्त 2020, 2020 अगस्त में इसको बनाया गया था। और ये नेवल इंडिजनाइजेशन नेवल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्सेसिबल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में, एंड इंडियन नेवी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अपैरेटस के बीच में। तो याद रखिएगा, इसको डेवलप क्यों किया गया, ताकि एकेडमी, इंडस्ट्री और फिर आपका नेवी, इन सब के जितने भी हैं इनको, उनके बीच में कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए और चीज़ें डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। तो NIIO के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनाग्रेट किया था 2020 में। ऑब्जेक्टिव इसका था टू फॉस्टर इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। ऑब्वियसली आता है इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन को बढ़ाना था, सेल्फ रिलायंस डिफेंस में बढ़ाना था, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें NIIO जो है ना, यानी नेशनल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 3 टीयर्ड 3 टीयर है उसके अंतर्गत। पहला है नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, यानी कि जो कि अलग अलग इनोवेटिव और इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना, है ना, उनके लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड करना। इसके बाद एक वर्किंग ग्रुप आता है जो कि नेशनल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल के अंतर्गत आता है, जो कि फिर उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है। और एक होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल होती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल जो होती है वो बेसिकली डिसरप्टिव इंडक्शन ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो है उनको एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम में, मतलब कम टाइम में उनको इंट्रोड्यूस करना। तो TDAC पहली होगी, पहला टीयर हो गया NTAC यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल। दूसरा हो गया वर्किंग ग्रुप जो कि NTAC के अंदर आता है। तीसरा होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पूरा नेशनल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO की बात कर रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ जो है वो है साइक्लोपीन वॉल के रिगार्डिंग। अब एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल सेंड किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि उनके पास एक 40 किलोमीटर लॉन्ग साइक्लोपीन वॉल है जो कि 2500 साल से भी पहले बनी थी। इट्स अ स्ट्रक्चर एट राजगीर, जो कि राजगीर में है, राजगीर जिसको हम बोलते हैं, राजगीर में। एंड इट शुड बी लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। एंड यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ये प्रपोजल साइक्लोपीन वॉल जो कि बिहार राजगीर यानी राजगिरी में लोकेटेड है वहाँ के लिए प्रपोजल सेंड किया है। तो अब ये साइक्लोपीन वॉल का मतलब क्या होता है, देखो साइक्लोपीन वॉल आपको ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें स्टोन मेशनरी का स्ट्रक्चर होता है। देखो क्या होता है इसमें, जैसे स्टोन्स इस तरीके से रखे होते हैं, मतलब बिल्कुल गैप नहीं छोड़े जाते, जैसे ये बिल्कुल गैप नहीं छोड़ा जाएगा। और
आपका ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है इसको साइक्लोपीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें अलग अलग स्टोन मशीनरी, देखो लिखा है साइक्लोपीन मशीनरी इज अ टाइप ऑफ स्टोन वर्क जो कि माइसीनियन आर्किटेक्चर का पार्ट है। याद रखिए कि वैसे ये माइसीनियन आर्किटेक्चर का पार्ट है और इसमें लाइमस्टोन का यूज़ भी किया जा सकता है, बोल्डर का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जब इनको हम लगाते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपका फिर वो नहीं होता, मतलब कि फिर इसमें आपको गैप नहीं बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अच्छा, माइसीनियन जैसे मैंने आपको बोल तो दिया, आप लोग को ये पता तो है ना कि माइसीनियन होता क्या है। माइसीनियन मतलब कि जो भी ग्रीस से आया हुआ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना, ग्रीस का जो आर्किटेक्चर है, ग्रीस का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो आपका माइसीनियन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखिएगा कि जो माइसीनियन जो शब्द है वो अप्लाई होता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ द ग्रीस पार्ट, ठीक है ना। तो ग्रीस के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और ग्रीस का भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, आई थिंक ये 1100 BC के आसपास से 1500-1600 BC के आसपास चला। तो 1500-1600 BC से 1100 BC के आसपास का टाइम पीरियड है ना। तो ये आपको याद रखना है, 1500-1600 BC से 1100 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है वो माइसीनियन है ना। आपने एक वो कहानी सुनी होगी, ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी है ना, ट्रोजन हॉर्स, वो एक्चुअली इसी माइसीनियन पीरियड की कहानी है। तो ये आप थोड़ा चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो साइक्लोपीन वॉल का जरूर याद रखिएगा। अच्छा, साइक्लोपीन वॉल जो इंडिया में बनी थी, ये बृहद्रथ यानी कि रावणी डायनेस्टी थी इंडिया में, एक बृहद्रथ डायनेस्टी थी। तो उसके ये धनानंद के पहले भी और धनानंद के पहले थी, है ना। तो इट वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बृहद्रथ डायनेस्टी एंड वही मैसिव स्टोन्स का यूज़ किया गया था। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ द वॉल्स आर ऑल्सो मैंशनड इन द बुद्धिस्ट वर्क्स। तो जो बुद्धिस्ट किताबें हैं ये सब, उनमें भी ये मैंशनड है इस किताब साइक्लोपीन वॉल के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। इजिप्ट विल इम्पोर्ट वीट फ्रॉम इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो पहले क्या था, रशिया यूक्रेन जो पार्ट है ये वीट के बहुत बड़े सप्लायर्स है ऑलरेडी। और ये जब सप्लाई कर रहे थे तो ऑब्वियस बात हमने एक बार डिस्कस किया था कि जब वॉर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें किसी दूसरी कंट्री की तरफ शिफ्ट होंगी। तो अब जैसे वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे इजिप्ट जो है विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वीट, अब वो चूँकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण वहाँ से नहीं ले पा रहा है वीट, तो अब वो एग्री कर गया है कि दे विल बी प्रोक्योरिंग वीट फ्रॉम इंडिया, है ना, दे विल बी गेटिंग वीट फ्रॉम इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वॉर के इम्पैक्ट जो होते हैं हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट हर कंट्री के लिए नहीं होते हैं, हमारे लिए तो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन होना नहीं चाहिए, वॉर होना नहीं चाहिए ओवरऑल, लेकिन ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। EDAR पोर्टल टू स्पीड अप एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स। अब यहाँ पे वेब पोर्टल डिज़ाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ कंसल्ट करके गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल डिज़ाइन किया है ताकि जो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन है रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग वो मिल सके एक क्लिक में, है ना। जो भी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, एंड जिससे कि कंपनसेशन क्लेम्स जो काफ़ी टाइम लगता है, कई बार विक्टिम्स की फैमिलीज़ को मिल नहीं पाता, कई बार लेट मिलता है, वो डिले हटा दिया जाए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने डेवलप किया है एक पोर्टल जिसका नाम है EDAR, यानी कि ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल, EDAR पोर्टल, ठीक है ना। क्या नाम है? DAR का फुल फॉर्म क्या है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने डेवलप किया है EDAR पोर्टल, डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल। और ये यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली डिजिटलाइज्ड फॉर्म में आपका डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जो रहेगी वो अपलोड की जाएगी ऑन द पोर्टल फॉर इजी एक्सेस। तो एक जो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जो रहेगी फोटोज़ के साथ, सब कुछ के साथ, वो अपलोड की जाएगी पोर्टल में और उसकी एक्सेस जो रहेगी वो रहेगी फिर, है ना। अब इसको लिंक किया जाएगा, जो ये पोर्टल है वेब पोर्टल, इसको लिंक किया जाएगा IRAD के साथ। IRAD क्या है आपका? IRAD आपका है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के साथ इसको लिंक किया जाएगा और मोर देन 90% ऑफ द डेटा सेट्स वुड बी पुश्ड डायरेक्टली टू द EDAR। तो IRAD यानी कि जो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है, वहाँ से इसमें बहुत सारा डेटा आएगा EDAR में, ताकि जो अगर इंश्योरेंस कंपनीज हो या कोई भी स्टेप
स्टेक होल्डर है जिसको एक्सेस करना हो डेटा वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि पुलिस हो गई, रोड अथॉरिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, उनको ये मैंडेटरी है कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करें, और जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे EDAR में तो वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है ना। और EDAR आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि IRAD का एक एक्सटेंशन, ई वर्जन या एक्सटेंशन ही है। तो ये IRAD जो है ना, आपका रोड मैप जितना रोड एक्सीडेंट डिटेल्स जो रहती हैं उनका एक्सटेंशन फॉर्म आपका EDAR आप बोल सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कोर्ट ने ये भी कहा है कि, जैसे कि लेट मी टेल यू द डिटेल्स ऑल्सो। तो कोर्ट ने कहा है कि EDAR पोर्टल जो रहेगा इट विल कंडक्ट मल्टीपल चेक्स अगेंस्ट फेक क्लेम्स बाय कंडक्टिंग अ स्वीपिंग सर्च ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। तो EDAR क्या करेगा, बेसिकली मल्टीपल चेक्स करेगा, देखेगा कि कहीं फेक क्लेम्स तो नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन सी डेट का एक्सीडेंट है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है कि नहीं है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग डिटेल्स निकालेंगे तब, और उसके बाद पोर्टल को लिंक किया जाएगा टू द गवर्नमेंट पोर्टल्स लाइक वाहन, एंड दे विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल्स। फिर इस पोर्टल को आप वाहन पोर्टल के साथ भी जोड़ रहे हैं ताकि जो मतलब जो लाइसेंस से डिटेल्स मिल सकती हैं, गाड़ी नंबर से जो डिटेल्स मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो EDAR का ज़रूर याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। लास्ट मूव करेंगे हम एडिटोरियल ऑफ द डे की तरफ आज के। तो आज का एडिटोरियल जो मैं डिस्कस करूंगा वही है कि जो डुअल कोर्सेज या 2 डिग्रीज़ के जो 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 प्रावधान UGC ने किए हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे पहली बात तो ऑथर ने बोला है कि एक तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, साइमल्टेनियसली 2 डिग्री परस्यू कर सकते हो आप एक्सेप्ट फॉर द PhDs। तो इससे ऑब्वियस सी बात है एक चॉइस आपको मिलती है ना। और जो स्टूडेंट्स पहले बहुत ज़्यादा चाहते थे कि वो एक साथ 2 डिग्री, जो थोड़ा ब्रिलियंट लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं जिनको और ज़्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, एकेडमिक होते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा प्रावधान है ये, ऑब्वियस सी बात है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच दे कैन डू। एंड अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो श्योर नहीं है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि कोई श्योर नहीं है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो आप दोनों करें। चलो आपने एक में सफलता नहीं प्राप्त की लेकिन दूसरे में तो आप सफल हो सकते हो ना। तो ऐसे में फिर आप बेसिकली उनके लिए भी अच्छा है जो लोग वीक हैं, और उनके लिए भी अच्छा है जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, प्लस उनके लिए अच्छा है जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी ये अच्छी चीज़ है। अब UGC ने प्रपोज किया है 3-वे चॉइस प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप चाहे तो ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, ऑफलाइन विद डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, एंड डिस्टेंस ऑनलाइन ओनली मोड्स में भी कर सकते हैं। डुअल कोर्सेज करने के लिए ऑफलाइन मोड दे दिया उन्होंने, ऑफलाइन विद डिस्टेंस दे दिया, या फिर पूरा डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड ही दे दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा UGC ने ये भी अच्छा कहा कि जो आप ये जो डिग्री करेंगे डुअल डिग्री एंड ऑल, ये केवल आप रिकॉग्नाइज जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, आप वहीं से कर सकते हैं। तो इससे जो मशरूमिंग है या जो डूबियस प्लेयर्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन सेगमेंट के, वो नहीं आएंगे एटलीस्ट, है ना। उनसे प्रोटेक्शन मिलेगी। भाई लोग भी डिग्री वहीं से करें जो UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी लिस्ट निकाल लें, UGC की वेबसाइट पर लिस्ट रहती है, वो निकाल लें, और डूबियस इंस्टीट्यूशन से जा करके ना करें, केवल उन्हीं इंस्टीट्यूशन से करें जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ यानी कि आपके UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, AICTE द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिबर्टी मिलेगी कि वो अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो स्किल्स को जैसे मैंने आपको 2 ऊपर बेनिफिट बताया, तीसरा आप लिख सकते हैं कि इससे स्किल डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी क्यों बढ़ेगा? अब जितनी ज़्यादा आपके पास डिग्री रहेंगी उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपर्टीज़ माना जाएगा, और उतना ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक लेकिन इशू जरूर आएगा। अब यहाँ पर ऑथर ने अब इश्यूज़ बताए, जैसे कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक जो नुकसान होगा वो गरीब बच्चों को होगा, और जो लोग थोड़ा सा वीक है उनको होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे देखो क्या होता था कि पहले मान लो आपने एक एग्ज़ाम निकाल लिया, दूसरा एग्ज़ाम में दूसरा बंदा चला गया दूसरी डिग्री में। अब लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स मान लो है ऑफलाइन मोड में या फिजिकल मोड में आप जा रहे हो, और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है कहीं पर, तो कोई अच्छा होनहार व्यक्ति होगा अगर, तो वो तो दोनों जगह सीट ले लेगा। तो मतलब एक जगह सीट वो ले ही रहा है इंटरेस्ट वाली जगह, दूसरी जगह पे वो सीट ले रहा है, तो इससे में क्या है, दूसरी की जगह दूसरा पढ़ सकता था वो नहीं पढ़ पाएगा। तो ऑफलाइन मोड में जब ये डुअल कोर्स आएगा ना, तो इससे ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी
कि जो व्यक्ति पढ़ सकते थे, मतलब कि वहाँ पर बेसिकली वो नहीं पढ़ पाएंगे, और ऐसे में जो कंपटीशन है, और जो 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 जिनके पास दे गुड टू गो वो अच्छी जगह से पढ़ लेंगे, और जो लोग जिनके पास नहीं है बहुत ज़्यादा वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये एक इशू है जो कि आएगा ज़रूर, है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जैसे कि अगर आप ये करो कि जैसे आप डुअल डिग्री में आप जाते हो, मतलब 2 डिग्री में आप जाते हो, तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों अच्छा ना कर पाओ, है ना। ऐसा नहीं होता कि हमेशा कि दोनों अच्छा कर लोगे या एक अच्छा कर लोगे। कई बार क्या होता है कि यू आर सो मच डाइवर्टेड, यू आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड दैट यू डू नॉट नो विच टू स्टडी व्हेन, है ना। तो ऐसे में आप हो सकता है दोनों में ही वीक रह जाओ। तो एक हो सकता है कि ये भी एक इसका रिपरकशन बाद में देखने को मिल सकता है हमको, ठीक है ना। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी लोग इतना परेशान है डिग्री से, इनसे पढ़ाई लिखाई से, कि सुसाइड अटेम्प्ट करते रहते हैं, तो ये तो और ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा फिर उनके लिए, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स या मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप डेटाबेस में सर्च करो, आपको एक ही बच्चा बार बार मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपका स्टाफ भी कंफ्यूज हो, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक और ऑथर ने यहाँ पे एक चीज़ बताई कि 2004 में एक इंजीनियरिंग के लिए डुअल जब कोर्स प्रपोज किया गया था, तो उसमें एक प्रपोजल ये था कि एक गैप के बाद दूसरी डिग्री स्टार्ट हो, मतलब कि इससे 2-3 इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, गैप के बाद हो। लेकिन जब से गैप के बाद हो, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो हटा दिए जाएं। जैसे मान लो कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली है, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करनी है, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं कॉमन है। जैसे मान लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो कॉमन हो गया आपका, बीच में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो कॉमन हो गया। तो आपने इलेक्ट्रिकल में अगर वो सारी चीज़ें की थी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अगर जब आप परस्यू करेंगे तो वो कॉमन चीज़ें आपको हटा दी जाएंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अच्छा स्टेप है जो कि किया जा सकता है। इसके अलावा एक कमेटी का नाम यहाँ पे मेंशन था, लेट मी टेल यू दैट कमेटी ऑल्सो। ये देखो यहाँ पे लिखा है फुकरान कमर कमेटी, याद रखिएगा, फुकरान कमर कमेटी। दैट इज़ जिसने पहली बार डुअल डिग्री का जो मतलब जो सजेशन था वो यूजीसी की कमेटी थी, फुरकान कमर, याद रखिएगा, फुरकान कमर कमेटी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज़ द कमेटी विच वॉज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको याद रखना। अब ये जो दूसरा एडिटोरियल है, द फूड वैक्सीन एज राइट मोर सो फॉर द टीबी पेशेंट्स, तो यहाँ पर ऑथर ने बात की है जैसे जो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस नाम की जो बीमारी है, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व है वो फैक्टर है न्यूट्रिशन का। तो 2014 में रिसर्च हुआ था डॉक्टर अनुराग भार्गव द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि अंडर न्यूट्रिशन इज द इन द एडल्ट पॉपुलेशन वॉज द मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज टीबी एपिडेमिक, यानी कि जो इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है उसका सबसे बड़ा जो ड्राइवर है वो है योर अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक गाइडलाइन भी इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई न्यूट्रिशनल केयर को और जो सप्लीमेंट्री है आपको फूड लेना है वो आप लेते रहिए। 2019 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया था मैल न्यूट्रिशन को एज द सिंगल मोस्ट एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीबी। तो टीबी में उन्होंने ये कहा था कि जो मैल न्यूट्रिशन है दैट इज द सिंगल मोस्ट एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर फॉर दैट, है ना। एंड इसके अलावा 4 अदर रिस्क थे, स्मोकिंग, हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल, डायबिटीज़ एंड HIV। तो ये डायबिटीज़, HIV, हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल और आपका स्मोकिंग, ये अलग 4 फैक्टर्स थे। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि जब तक आप अंडर न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्रिशन की समस्या को नहीं सॉल्व करते हो, जब तक आप प्रॉपर फूड बैलेंस डाइट नहीं इनटेक लेते हो, या जो पुअर जो लोग हैं जिनके पास खाना पर्याप्त नहीं है, जब तक आप उनकी खाने की समस्या को नहीं सॉल्व करते हो तब तक आप टीबी की समस्या को नहीं सॉल्व कर पाओगे। और फूड अगर आप बैलेंस लेते हो, न्यूट्रिशनल फूड लेते हो, तो वो एक वैक्सीन की तरह काम कर सकता है, जिसको फूड वैक्सीन का नाम जो इन्होंने दिया ऑथर ने वो यही दिया है। एंड फूड वैक्सीन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट फॉर लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने ऐसा कहा है लास्ट में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब जो कल के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे उनको हम डिस्कस कर लेते के करके। तो कल के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि जो एलन मस्क है उन्होंने ऑफर किया है कि ट्विटर को बाय कर लें इन $43 बिलियन, ठीक है ना। तो ट्विटर के लिए ऑफर आया, बाइंग ऑफर क्या है, CEO जो अभी एलन मस्क हैं, टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क, उन्होंने ऑफर किया है कि टू बाय द ट्विटर एट $43 बिलियन। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ट्विटर जो अभी काम कर रहा है वो अभी सही से काम नहीं कर रहा है, इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और अभी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और इसको अगर मैं प्राइवेट कंपनी की तरह रन करूँ, अभी तो ये पब्लिक कंपनी है, अभी शेयर मिल रहे हैं, स्टॉक होल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट की तरह रन करूँ तो ज़्यादा बेटर हो सकता है फॉर द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ट्विटर ग्रुप एंड ऑल। तो ये इसीलिए यहाँ पे एलन मस्क ने इसको ऑफर किया है $43 बिलियन।
रशिया वॉन्स अगेंस्ट नेटो इनलार्जमेंट। अब आप सबको पता है कि नेटो जो है वो कंट्रीज़ को अपने अंदर करती है ना। 30 कंट्रीज़ अभी भी उसके मेंबर्स हैं और बरगला रहे थे वो लोग यूक्रेन को भी, जॉर्जिया को, फिर इसके अलावा फिनलैंड को और स्वीडन को भी उन्होंने सपने दिखाए हैं, सब्ज बाग दिखाए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। तो ऐसे में रशिया ने फिर से नेटो इनलार्जमेंट के अगेंस्ट कहा है कि अगर आप चाहते हो कि हम न्यूक्लियर यूज़ ना करें तो आप ज्वाइन ना करें। फिनलैंड और स्वीडन को भी उन्होंने यही कहा है कि ऐसे अलायंस को ज्वाइन मत करो जो आपके लिए नुकसानदायक हो। दैट इज़ अ क्लियर कट थिंग दैट रशिया हैज़ सेड टू स्वीडन एंड फिनलैंड। मैंने आपको बताया था फिनलैंड और स्वीडन जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ का पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज़, है ना। और उनको बहुत पहले से मन पड़ता है नेटो ज्वाइन करने का। लेकिन एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन मतलब कि जब एक बड़ी पावर एक छोटी पावर को मना कर देती है कि किसी दूसरी बड़ी पावर को ज्वाइन मत करना, तो वो चीज़ होती है फिनलैंडाइजेशन। जिसने फिनलैंड एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि जब यूएसएसआर और यूएस थे, ग्रुप्स दो थे, तो फिनलैंड जो था वो जाना चाहता था मार्शल प्लान के अंतर्गत यूएस के ग्रुप में, लेकिन वो रशिया के कारण नहीं जा पाया। तो इसको फिनलैंडाइजेशन बोलते हैं। फिनलैंड जो है वो 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड स्वीडन भी जो है वो दैट इज़ अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ दैट। दोनों ही नेटो ज्वाइन करने के मूड में थे, बट दे आर नॉट एबल टू डू सो, है ना, वो ऐसा कर नहीं पाए, है ना। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लेकिन जिसमें लातविया, लिथुआनिया और ये सब आते हैं, इन्होंने ज़रूर नेटो ज्वाइन किया हुआ है। तो नेटो के मेंबर्स हैं। लिथुआनिया अगर आपसे पूछे, बाल्टिक स्टेट्स का नाम पूछे, तो वो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना। ये ज़रूर आप पढ़ लें। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, एक बार फिर से करो आप लोग। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, बाल्टिक कंट्रीज़, बाल्कन नेशंस, इनके नाम आप मुझे कर दे के बताओ, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे के बताओ, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फिनलैंड गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया इन 1917। 1917 में फिनलैंड जो था उसको इंडिपेंडेंस मिली थी रशिया से। तो ये भी फैक्ट आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि फिनलैंड को इंडिपेंडेंस मिली थी रशिया से 1917 में। एंड these two fought two wars against it during second world war also। second world war के टाइम पे भी इन्होंने वॉर लड़ा था, है ना। एंड फिनलैंड अनाउंस्ड अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन वेस्टर्न फिनलैंड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ फोर्सेस विद ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, लातविया एंड एस्टोनिया। अभी रिसेंट की बात है कि फिनलैंड ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस की जिसमें कि ब्रिटेन, यूएस, लातविया और एस्टोनिया जो ये नेटो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। अब रशिया का इसी में थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है एंड दे आर सेइंग दैट कि डू नॉट जॉइन दिस ग्रुप, अदरवाइज द सेम विल हैपन एज इट हैज़ हैपेंड इन यूक्रेन। तो वो भी आपके साथ बिल्कुल होने वाला है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री रो इन अरुणाचल। अब अरुणाचल के अंदर एक इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी कि दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही बाउंड्री डिस्प्यूट आ गया है। तो ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ नोइंग। वैसे देखो, अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल और असम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। थोड़ा थोड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट अरुणाचल और असम के बीच में चलता रहता है, ठीक है ना, कई बार। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो अरुणाचल के अंदर के ही दो डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें ये एक है ईस्ट सियांग एंड दूसरा है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि 2013 में बनाया गया था, ठीक है ना। 2013 में बनाए गए थे ईस्ट सियांग एंड लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, 2013 में बनाए गए थे। इनके अलावा 3 और डिस्ट्रिक्ट थे जिसको क्रादाड़ी, नामसाई और सियांग कहते हैं। तो क्रादाड़ी, नामसाई, सियांग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके अलावा लोअर सियांग, ईस्ट सियांग और बनाए गए थे। तो लोअर सियांग और ईस्ट सियांग के बीच में जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द टेरिटरीज एंड ऑल। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड लोअर सियांग जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन में, इसलिए भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है फॉर दैट रीज़न, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये आप सबने देख लिया होगा, है ना, बताने को ज़रूरत है ही नहीं। या आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स रिकॉल जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो एक म्यूजियम बनाया गया है दैट इज रिगार्डिंग ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स। ये किया गया है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ B.R. अम्बेडकर। दिस म्यूजियम हैज़ बीन डेडिकेटेड, इनाग्रेटेड एंड इज डेडिकेटेड टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। इसको बनाया गया 3 मूर्ति स्टेट में, 3 मूर्ति भवन जिसको बोलते हैं। वहाँ पे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का रेसिडेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसको फिर बाद में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, NMML, यानी कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड नाउ दिस इज़ अ म्यूजियम फॉर द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर्स, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग इसको डेडिकेट किया गया है। आगे देखें यहाँ पे
रेड स्टार ओवर द सोलोमन आइलैंड्स। तो सोलोमन आइलैंड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसमें ये बताया गया कि सोलोमन आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक हैव रीच्ड अ डील विद चाइना विच आउटलाइंस एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स में बेसिकली वहाँ पे चाइना के साथ उन्होंने डील कर ली है। अब डील कर ली है तो मतलब कि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए भी, और कई लोग का ये भी कहना है कि वहाँ पे एक नेवल बेस भी बनाएगा चाइना, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डील ऑफ बीजिंग इन दैट रीजन। एंड ये कन्फर्मेशन आया है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर चाइनाज नेवल वेसल्स टू यूटिलाइज द आइलैंड फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया ना कि जो चाइना है वो इसका यूज़ क्यों करेगा, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए करेगा। इसके अलावा स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि वो एक नेवल बेस बनाएगा, जैसे कि सोलोमन आइलैंड्स में इससे पहले जिबूती, आपको अगर याद हो, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, वहाँ पे उन्होंने बनाया है, एक बेस बनाया हुआ है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब चाइना इज़ यहाँ पे बढ़ रहा है। लेट मी शो यू द मैप ऑल्सो। ये मैप आप देखें तो यहाँ पे पैसिफिक के आइलैंड्स जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, एक पार्ट आपका माइक्रोनेशिया का पार्ट है, दूसरा मेलानेशिया का पार्ट है, तीसरा आपका पॉलिनेशिया का पार्ट है। तो अगर आप सोलोमन आइलैंड्स, ये देखो सोलोमन आइलैंड्स का देखें तो वो मेलानेशिया का पार्ट है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, ये मेलानेशिया का पार्ट है आपका। सोलोमन आइलैंड्स इज द पार्ट ऑफ मेलानेशिया। और ऐसे अगर आप किरिबाती की बात करें, तुवालू की बात करें, तो वो पॉलिनेशिया में आपको दिख रहा होगा। देखो किरिबाती, तुवालू पॉलिनेशिया में है। मेलानेशिया में आपका सोलोमन है, पापा न्यू गिनी है, वनुआतू, वनुआतू इंपॉर्टेंट है, वनुआतू इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। वनुआतू आइलैंड जो है वो आपका मेलानेशिया का पार्ट है, ठीक है ना। तो मेलानेशिया में सोलोमन हो गया, पापा न्यू गिनी हो गया, फिजी हो गया, वनुआतू हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके कौन कौन से पार्ट है, किसके पार्ट है, ये आपके पार्ट है मेलानेशिया के। न्यू कैलेडोनिया आपका फ्रेंच टेरिटरी है। फिर आपका पॉलिनेशिया में मैंने आपको किरिबाती बता दिया, हवाई बता दिया, यहाँ पे फ्रेंच पॉलिनेशिया याद रखेगा, समोआ याद रखेगा, टोंगा याद रखेगा, कुक्स आइलैंड याद रखेगा, ये आपका पॉलिनेशिया का पार्ट है। और माइक्रोनेशिया में आपका पलाऊ आ गया, मार्शल आइलैंड आ गया, नाउरू आ गया, नाउरू, पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स, ये पार्ट किसके हैं, ये माइक्रोनेशिया के पार्ट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये। मैं आप टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, तो इसको याद रखिएगा, टेम्स IAS, टेम्स IAS। आप बस टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में आप जाकर के सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट clarity. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.